हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जित्ता, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, and today we are going to discuss the paper which was conducted on 14th of February 2021, which was a part of the test series being conducted by CPF Pathfinders. So इसमें जो एसेज रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिस वगैरह है, पेपर 2 जो है इसको मैं डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, टेरिटोरियल आर्मी का जो रिक्रूटमेंट आया है नया, इट इज़ अ पार्ट टाइम जॉब। अगर कोई आप में से इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऑलरेडी सर्विंग हो, सो एज एलिजिबिलिटी इज़ 18 to 42 ईयर्स, 42 साल तक आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 11th of July 2021 संडे। इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ लॉजिकल रीजनिंग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 10वीं के लेवल का रहेगा। पेपर 2 इज जनरल नॉलेज मतलब जनरल स्टडीज़ एंड इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क इज टोटल 200 मार्क्स। देयर इज अ निगेटिव मार्किंग। और इसके लिए जो कोर्स है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, इसके लिए कोर्स 7th of April से शुरू हो चुका है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ। सिमिलरली IB टीयर 2 जो है, जिसमें एसेज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग रहता है, तो टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। IB टीयर 2 के लिए हम लोग ने अनअकैडमी प्लस के ऊपर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। 7th of April से ये कोर्स शुरू हो चुका है। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर होगा। इसके लिए आपने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो भी चलेगा। सो ये कोर्स 1600 रुपीज़ का है। आप अगर चाहते हो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 यू विल गेट 10% ऑफ। मतलब ये कोर्स 1 महीने का CAPF CDS AFCAT ये कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आपको 1600 रुपीज़ माइनस 10% 1440 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। About me, I served in CISF for 5 years. I got selected through UPC CPF 2012 examination. Before joining CISF, I worked as medical officer class 1 with Government of Maharashtra. I also worked as assistant lecturer in forensic medicine in Government Medical College Kollapur. I am currently visiting faculty at Competitive Exam Center Pune University, one of the top educators on our academy. And my Pathfinders Academy has already helped 196 candidates to crack UPC CPF 2000 UPC CAPF examination. I have written 3 books for CAPF Assistant Commandant for Magro Hills publication. By qualification, I am MBBS and MA Psychology, and currently also pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. So this is brief about me. This is me when I was serving. अगर टेस्ट CAPF AC का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो यही CAPF पाथफाइंडर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें डिटेल्स अवेलेबल है, और जो स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आपको आप चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पुणे या दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हो। ये पेमेंट डिटेल्स है, ये नंबर के ऊपर ही आपको पेमेंट करना है। सो 14 फरवरी को जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर 2 जो स्टार्ट हुआ था, उसमें एसेज, आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट पूछे गए थे। तो ऐसे जो पूछा गया था, ऑनलाइन लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, कैन इंडिया कीप एक्सप्लॉइटिंग हाइड्रोपावर पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज विदाउट डैमेजिंग इट्स जियोलॉजी, एंड कूप डेट एट म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था उसके बारे में है। सो ऐसे जो पूछा गया था, ऑनलाइन लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, ये जो ऐसे है, ये ऐसे में मैं ब्रीफली बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दिस ऐसे। सो इन दिस ऐसे यू कैन बेसिकली इट इज़ मेनली अबाउट द एजुकेशन इज़ द फोकस ऑफ द ऐसे। तो ये ऐसे एजुकेशन, इसमें जो फोकस एरिया है, फोकस इज व्हाट UPSC हैज़ आस्क्ड यू, व्हाट एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड यू। सो ऑनलाइन लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपको बताना है। उसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन लर्निंग के डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके ऑनलाइन एजुकेशन को फ्यूचर कैसे बनाना है उसके बारे में बताना है, और फ्यूचर क्यों है वो भी बताना है। सो ऑनलाइन लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। इसमें और क्या क्या आएगा, तो you in introduction you can write about the, you can use the codes related to education, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोड्स यूज़ कर सकते हो। यू कैन इवन स्टार्ट
विद द डेटा रिलेटेड टू कोविड 19 से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। इससे आप टॉपिक को एजुकेशन को कनेक्ट कर दीजिए, ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये आप टॉपिक को इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आप इसको इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो बॉडी बनाना है, सो बॉडी वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में यू शुड राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, which can be a background about the education, traditional education, pen and paper education and offline education. इसी के साथ साथ you can also write about the impacts of the COVID-19 and you can write about the need for continuing education from anywhere. सो बॉडी पार्ट 1 में ये आप मेंशन कर सकते हो। बॉडी पार्ट 2 में आप बोल सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एडवांटेजेस में आप बता सकते हो टाइम, प्लेस, you can talk about the feasibility of online education. इसके साथ साथ you can talk about the prices or cost. Online education is pretty cheap. Availability, accessibility, and how online education is important for the growth of the nation, growth of individual and nation. ये आप बता सकते हो। इकोनॉमी को कैसे मदद करेगा वो भी बता सकते हो। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन के साथ आप ये कोविड-19 को फाइट करने के लिए कैसे कर रहा है, जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट करना, इससे रिलेटेड कोर्सेस है, डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, नर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, एनजीओज को ट्रेन कर रहे हैं, ये इसका भी बात कर सकते हो। और गवर्नमेंट भी इसका सहारा कैसे लगता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एसे इज नॉट अबाउट इंडिया, सो इसको याद रखो। दिस इज सेकंड पैरा, यू कैन यूज दिस एज सेकंड पैरा। थर्ड पैराग्राफ में आप बता सकते हो कि लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। सो अगेन सेम ही आएगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल डिवाइड, inadequate infrastructure, not everyone has smartphones, internet, inaccessibility। इसके साथ साथ रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। पॉवर्टी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इवन द कोर्सेस आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इंटरनेट इज़ नॉट फ्री एंड स्मार्टफोन्स आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। नेटवर्क इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ये सभी चीज़ें हैं ये। और जो कोर्सेस अवेलेबल है अभी भी एडिक्वेटली सभी चीज़ों के लिए कोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इसकी बातें कर सकते हो। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स में आप ये भी बता सकते हो, इवन टीचर्स आर नॉट ट्रेंड, adequately trained, and this is hampering the quality. इसके साथ साथ practical application is missing and command and control over the quality of education and individual attention is missing. You can discuss about this. इसके बाद आप मेजर्स या सॉल्यूशंस बात कर सकते हो, क्या क्या करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, सभी जगह पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने माइक्रो लोन्स देने चाहिए स्मार्टफोन के लिए, एजुकेशन के लिए लोन
देते वक्त स्मार्टफोन के लिए भी लोन दिया जाना चाहिए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर जो कोर्सेज कंडक्ट करते हैं उन्होंने फीस में ही इंक्लूड करना चाहिए। कोर्सेज के रेट्स और कम होने चाहिए, क्वालिटी सुधारना चाहिए, टीचर को ट्रेनिंग देना चाहिए। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके सभी स्कूल्स कॉलेजेस में इनको एक्सेसिबल कर देना चाहिए, एटलीस्ट जब तक कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए एंड ट्रेनिंग्स होने चाहिए इसके साथ साथ सभी चीज़ों के, ये सोल्यूशन। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। सभी कंट्रीज ने साथ में मिलकर कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए, जिससे ये जो कॉमन कोर्सेस है, ये कॉमन कोर्सेस सबके लिए इजीली एंड फ्रीली एक्सेसिबल हो जाए। अभी सब बहुत जगह पे अलग अलग कोर्सेज है। दूसरा, ये जो कोर्सेस है इनका ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो कोर्सेज के ड्यूरेशन के साथ साथ कस्टमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए, कि जैसे कि इंडिया स्पेसिफिक कोर्सेज बनने चाहिए, और इसके साथ साथ सिर्फ कोर्सेज के साथ इसमें जो कुछ सर्टिफिकेशंस है वो भी दिए जाने चाहिए। उसका क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कंट्रोल रहना चाहिए। एंड जो कॉमन चीज़ें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ने इनिशिएटिव लेके फ्री में देना चाहिए। एंड इवेंचुअली ऐसा होना चाहिए कि सभी जो ये कोर्सेज होने वाले हैं, ऑल द कोर्सेज इवेंचुअली विल बिकम हाइब्रिड कोर्सेज। देयर शुड बी हाइब्रिड अप्रोच, देयर शुड बी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स टू। इवेंचुअली जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तब कुछ प्रैक्टिकल और कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होने चाहिए, या लोकली जो कुछ कर सकते हैं असाइनमेंट्स वगैरह उसके बेसिस पे इसको किया जा सकता है। And ultimately conclusion you can write about the role of education. You can summarize the topic, you should summarize the topic, give visionary note. Even though COVID has stopped everything, COVID couldn't stop the education नहीं रुका, skill development नहीं रुका, everyone got adapted to online system, and eventually way forward इससे गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, एजुकेशनल सेक्टर ने सीखना चाहिए कि दे शुड बी रेडी फॉर द फ्यूचर इवन इफ एनी ऑफ सच इमरजेंसीज डू राइज। एंड अभी फिर से नया लॉकडाउन लगने के चांसेस है, फिर से एजुकेशन सिस्टम जो स्टॉल्ड है, इसलिए आगे के जनरेशन के लिए सभी को द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज़ फेल्ट। और उसके लिए अलग से कोर्सेज होने चाहिए कि स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्मार्टफोन्स बेसिक एजुकेशन के लिए सस्ते में अवेलेबल सब्सिडाइज रेट में दिए जाने चाहिए, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए, एटलीस्ट एजुकेशन के लिए सस्ते में ये किया जा सकता है, so that the education doesn't stop, and then only the entire world will become a good place to live for everyone। वसुदेव कुटुंबकम हम लोग जो बोलते हैं उसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट अबाउट द डिजास्टर, डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर। Disaster is a calamity which is beyond the capacity of the local population to deal with on its own। जहाँ से बाहर से मदद लेने का ज़रूरत पड़ता है, ऐसे कैलेमिटी को डिज़ास्टर बोलते हैं। यू कैन राइट अबाउट द डिज़ास्टर, इधर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिज़ास्टर, जैसे फ्लड हो गया, उत्तराखंड में आया था, केदारनाथ हुआ, या कोई भी चेन्नई फ्लड्स हो गए, अचानक से आए हुए कोई भी एक डिज़ास्टर से रिलेटेड आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल से लिखते हो। या फिर आप डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई डेटा या फिर रिपोर्ट का सहारा ले सकते हो। NIDM का कोई डेटा है या मिनिस्ट्री का कोई डेटा है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एसे इज़ ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट इंडिया, सो नेवर फॉरगेट दिस। अगर इंडिया नहीं है, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली कहीं पे पता नहीं चलता कि इंडिया के बारे में या दुनिया के बारे में भी हो सकता है, तो ऐसे मत बोलो कि ये सिर्फ इंडिया के बारे में है। यू along with this you must address the era of climate change। you should rather you must mention about what is climate change। इसको फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद बॉडी पार्ट 1 में यू मस्ट गिव बैकग्राउंड
ऑफ क्लाइमेट चेंज. बैकग्राउंड ऑफ क्लाइमेट चेंज कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कैसे हो गया, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग करने से क्या होगा. क्लाइमेट चेंज इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपको बताना पड़ेगा. एंड वाई वी आर टेकिंग दिस सीरियसली एंड व्हाट इज हैपनिंग द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइमेट चेंज. और क्लाइमेट चेंज के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यू कैन टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज. And how climate change is responsible for the disasters. जैसे इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, इसमें कैसे चेंज हुआ है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट से, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसका क्लाइमेट चेंज का इसमें क्या रोल है, इसमें आपको डिजास्टर्स और उसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. अर्थक्वेक जैसे डैम्स की वजह से होता है. उसके बाद आप लिख सकते हो लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, रिसीडिंग ग्लेशियर्स, सी लेवल राइजिंग एक्सेट्रा. और क्लाइमेट चेंज उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है. ड्रॉट्स, क्लाइमेट चेंज उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, रिसेंट एग्जाम्पल देके आप उसमें बता सकते हो, मानसून या ये फेल्योर वगैरह वगैरह. इसके साथ साथ इसकी जो इम्पैक्ट्स है डिज़ास्टर से रिलेटेड, कितने डिज़ास्टर होते, क्यों होते हैं, और उसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड कैसे हैम्पर करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, कौन से डिज़ास्टर है, विद एग्जाम्पल्स यू कैन एलाबरेट इन डिटेल. उसके बाद आपको अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट बताया है, इसके बाद हम लोग को दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द इट्स इम्पैक्ट. तो हम लोग ने बोल दिया, वी कैन राइट अबाउट द इम्पैक्ट एंड इसका इफेक्ट ऑन एंटायर वर्ल्ड. ये जो इफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ, यू कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी लॉसेस, पैसा कितना खर्च होता है. यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, लाइफ लॉस्ट. लाइफ लॉस्ट में आप बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. इसके साथ साथ इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी एंड जो इकोलॉजिकल लॉसेस है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो. इकोलॉजिकल लॉसेस और हार्म्स के बारे में बता सकते हो. अल्टीमेटली ये हार्म्स और लॉसेस के बारे में बताने के बाद आपको सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे कि ये प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है. ये जो मेजर प्रॉब्लम है इसे डील कैसे किया जाना चाहिए. सो इसको जब हम लोग डील कर रहे हैं, इसे कैसे डील करेंगे, तो इसके सॉल्यूशंस है. सॉल्यूशंस आर अल्टीमेटली नॉट रिलेटेड सिंपली टू द डिजास्टर. सॉल्यूशंस आर रिलेटेड टू फर्स्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के सॉल्यूशन है. सो कार्बन फुटप्रिंट कम करना है. अल्टीमेटली यूएनएफसीसीसी ने जो बोला है, पेरिस अकॉर्ड इसमें मेंशन होना चाहिए. क्योटो प्रोटोकॉल अभी ख़त्म हो गया, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को आप मेंशन कर सकते हो. इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए. इसके साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंटरनेशनल कोऑपरेशन,
use of renewable energy, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी मतलब उसमें आप लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी वगैरह वगैरह कैसे यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो डेवलप कंट्रीज़ के पास है, कार्बन टैक्स, ठीक है ना, कार्बन टैक्स, ये चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। इट इज़ ओनली विथ रिलेटेड टू विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टिव एफर्ट्स दैट इज गोइंग टू एक्चुअली चेंज और रिस्पॉन्ड टू द दिस सिचुएशन। ये हो गया क्लाइमेट चेंज के बारे में, बट दिस इज लॉन्ग टर्म मेजर। सो इमीडिएटली हम लोग को जो डिजास्टर से लड़ने के लिए डिजास्टर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। सभी अवेयरनेस क्रिएट किए जाना चाहिए। ये अवेयरनेस सबका होना चाहिए एंड इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम में डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रल पार्ट। हर जगह पे क्या किया जाए, कौन से डिजास्टर में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। डिजास्टर प्लान होना चाहिए हर एक जगह का, हर एक कंट्री का, हर एक लोकेशन का। ये प्लान में रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट होना चाहिए, किसने क्या करना है, वेटिंग करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट होना चाहिए। और इससे रिलेटेड सभी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो फोर्सेस है, मैंडेटरी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। रेगुलर सर्वेज किए जाने चाहिए। एक डिजास्टर के लिए डेडिकेटेड रिस्पांस फोर्स रहना चाहिए which is full time related to disaster only, just like NDRF of India। डेडिकेटेड रिस्पांस फोर्स होना चाहिए और इसके लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। डिजास्टर से रिलेटेड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे यूज़ करेंगे ये करना चाहिए, अलॉन्ग विथ डीलिंग विथ लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इसमें यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द डिजास्टर साइकिल। डिजास्टर साइकिल आपको पता होगा, डिजास्टर स्ट्राइक होने के बाद सबसे पहले रेस्क्यू, रिस्पॉन्ड, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, फिर उसके बाद मिटिगेशन और ट्रेनिंग, प्रिवेंशन एंड ट्रेनिंग। ये जो साइकिल है डिजास्टर ये होने के बाद, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। यू कैन समराइज द एंटायर टॉपिक एंड आप बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस थ्रेट है। अर्थ समिट, जिसका नाम अर्थ समिट था, रियो डी जेनेरियो में किया, जिसमें एजेंडा 21 था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था। इसको अभी लगभग 30 साल होने के लिए आए हैं एंड बट अगर हम लोग ने इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर चला गया तो सी ओशन लेवल राइज हो जाएंगे एंड दुनिया का बहुत सारा पॉपुलेशन विल बी वेरी 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 वल्नरेबल टू द फार मोर डिजास्टर्स एंड दिस माइट लीड टू वेरी डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन entire mankind and अदर एनिमल्स, अदर फ्लोरा एंड फोना टू। इसीलिए इसमें इमीडिएट मेजर लेने चाहिए, सभी कंट्रीज़ ने स्ट्रिक्टली करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट अवर मदर अर्थ करके लिख सकते हो। यू कैन यूज द कोट ऑफ महात्मा गांधी, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रेड।
Argument: India can keep exploiting the hydropower potential of Himalaya without damaging the geology. इसका सेंटेंस का फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत है बिकॉज ऑफ टाइपिंग मिस्टेक. इसमें इंडिया शुड कीप एक्सप्लोइटिंग द हाइड्रोपावर पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज ऐसे होना चाहिए विदाउट कंसर्निंग अबाउट द जियोलॉजी. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली इतना ही है और दिस इज द करेक्ट फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस. इंडिया शुड एक्सप्लॉइट द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज. अभी इसमें सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन में मैं आपको पता होगा तो बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में सुपरमैन नहीं बनना है. सुपरमैन नहीं बनना मतलब चड्डी बाहर नहीं दिखना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप जो भी लिख रहे हो, जो फॉर्म में लिखोगे, अगेंस्ट में लिखोगे, ये इंट्रोडक्शन में नहीं लिख के आना है. बेसिकली ये टॉपिक डिबेट में क्यों आया है ये बताना चाहिए. सो इसमें आप कोई भी तरह का इंट्रोडक्शन कर सकते हो, जैसे कि इंडिया ही इज़ largely dependent on the more than 80% of the India's energy requirement is fulfilled only by the imports, and it is a huge burden on national exchequer, and it leads to the fiscal deficit. Currently, the COVID-19 situation of India has already worsened the pressure on the fiscal. So many people have started this discussion for how long India will be dependent only on the fossil fuel imported from outside the country, and should India start exploiting the hydropower potential of Himalayas. ये आप लिख सकते हो. दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन शुड बी. अभी फिर फॉर्म में आपको लिखना है यस इंडिया शुड. ये लिखने का जरूरत नहीं है. इंडिया शुड एक्सप्लॉइट द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज. इसके सैंपल आंसर्स मैं आपको दे दूंगा और डिफाइन भी करूंगा. इसको पॉइंट वाइज लिखा जाता है. मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बस ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज, और फिर आपको पॉइंट वाइज बताने क्यों. मैं सिर्फ हेडलाइन बताऊंगा. इसको इलेबोरेट भी किया जाता है, मैं एक बार बताऊंगा. ये हेडलाइन है टू डील विथ ह्यूज इम्पोर्ट कॉस्ट एज एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेनली dependent on imports of fossil fuels which put tremendous burden on national exchequer. By exploiting hydel potential, this can be minimized. ठीक है, ऐसा इसको इलाबोरेट किया जाता है. आप इसमें बता सकते हो कि ह्यूज पोटेंशियल currently it is unexploited can be
exploited even outside India, like Nepal and Bhutan. Long-term solution. It is a long-term solution. Hydel is anyways renewable energy. Renewable energy. Very cheap in long run. Less dependence on other countries. For fossil fuel. अभी ये जो बता रहा हूँ ये हर एक चीज़ को आपको इलाबरेट करना पड़ेगा, और ये जो आप लिख रहे हो ना, ये आप देखो 4 से 5 आप अच्छे आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स फॉर में और अगेंस्ट में दे सकते हो। 3 भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा विद डेटा। अगेंस्ट इंडिया शुड नॉट एक्सप्लॉइट। बिकॉज अगेंस्ट में आपको अगेंस्ट के पॉइंट लिखने, क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहिए। डेलिकेट इकोलॉजी जो डैमेज हो जाएगा, प्रोन टू डिजास्टर्स, कन्वर्जेंट बॉर्डर्स है, उधर कन्वर्जेंट प्लेट्स है, prone to earthquakes, rehabilitation and resettlement problems, due to लैंड एक्विजिशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वेरी ह्यूज इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज है। बिल्डिंग डैम्स इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है ना, ये ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली सबसे लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में बता सकते हो इंडिया शुड गो फॉर, कंक्लूजन शुड बी इधर बैलेंस्ड। आप कंक्लूजन में 2-3 टाइप के कंक्लूजन कर सकते हो कि इसको बैलेंस कर सकते हो दोनों साइड को। यू कैन टेक वन साइड और यू कैन टेक अनदर साइड। लेकिन इसमें से कुछ भी किया तो भी आपको दोनों के दोनों साइड को जस्टिस थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, और थोड़ा तो कंसर्न दिखाना पड़ेगा। सो इवन दो हाइडल पोटेंशियल ऑफ द हिमालयाज इज करंटली not fully exploited, and there lies a huge potential, but it also comes with many drawbacks such as problems related to land acquisition, rehabilitation and resettlement, and damage to the ecology and the proneness to disasters. India should make a study group which will study the delicate geological data, and then suggest the government for the practically possible places or practically possible locations where the hydel potential can be utilized without creating very big damage to the entire ecology, and there should be long term policies. Meanwhile, apart from the hydel potential, India should also try to exploit the solar energy potential and other renewable energy potentials, and try to change the use of the energy from fossil fuel
to renewable energy sources which are abundantly available in India by creating more research and development opportunities, by creating courses and newer industries, by getting newer technologies etc. ओके ऐसे आप इसको लिख सकते हो. रिपोर्ट में म्यांमार में जो कू हुआ था, म्यांमार के मिलिट्री के जो जनरल है उन्होंने जो कू किया था उसके बारे में आप लिख सकते हो. पर्टिकुलरली दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़, लेकिन ये टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ. लेकिन रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है आपको बता देता हूँ. XYZ. अभी आप म्यांमार से रिपोर्ट लिख सकते हो, यंगून से, या फिर आप न्यू दिल्ली से जो डेट है उससे रिपोर्ट लिख सकते हो. उसके बाद आप बता सकते हो. तो रिसेंटली अभी रिपोर्ट का मैं आपका एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ. रिपोर्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो. इंट्रोडक्शन रिपोर्ट इज बेसिकली इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन फॉर्मल लैंग्वेज. ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल लगे ऐसे लैंग्वेज में आप एक सैम्पल रिपोर्ट लिख देते हो. आपको एग्जामिनेशन में जो रिपोर्ट आते हैं वो या तो इंसिडेंट बेस्ड आते हैं, ये घटना घटी है इंसिडेंट बेस्ड है. आपको रिपोर्ट आता है इशू बेस्ड है, या आपको रिपोर्ट आता है इंफॉर्मेशन बेस्ड. ये तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है. सो ये घटना बेस्ड है. इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्टली लिख दोगे कि म्यांमार में ऐसा 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 कू हुआ है और ये जो म्यांमार के जनरल हैं उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया है और उन्होंने वहाँ के लोगों को सबको एड्रेस किया है कि अभी सब कुछ म्यांमार के जनरल के उनके हाथों में है. फिर इसका एक बॉडी रहता है. बॉडी में आप जो इंसिडेंट हुआ है उसके डिटेल्स बताओगे. हाउ, व्हेन, वेयर, विच. ये जो W क्वेश्चन है ना, हु, हुम, ये जो WH क्वेश्चन है उसको आंसर करते जाना है. बेसिकली डिटेल्स बताने, कितने लोग थे, कैसा था, किसने किया, क्या किया, मेथड्स यूज वगैरह वगैरह वगैरह. उसके बाद ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में यू शुड राइट अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द पीपल, मतलब एनालिसिस. सो एनालिसिस में आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ द ओपिनियन अबाउट द लीडर्स. सिविलियन लीडर्स का क्या है, लोगों का क्या है, एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या है. ठीक है. इसका एनालिसिस, पॉजिटिव और निगेटिव एनालिसिस, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी. एंड इसका अगर देखो जब भी रिपोर्ट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, इसका इंडिया के लिए क्या है इसके बारे में पक्का लिखो. इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड, मतलब इम्पैक्ट ऑन इंडिया. वे फॉरवर्ड लिख सकते हो या फिर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, या इंडिया का रिएक्शन. एंड यू शुड राइट कंक्लूजन कि ऐसा ऐसा हुआ है. कंक्लूजन ब्रीफली समरी है. इसके ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ध्यान देना चाहिए. इंडिया शुड कीप क्लोज वॉच एज इट इज़ इंडियाज नेबर. एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन Myanmar might even lead to big disasters in India in terms when it comes to refugees and giving refuge to the terrorists inside the India. और उनको हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स है उनको रेफ्यूज देने का, इससे रिलेटेड इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉर्डर के ऊपर क्लोजली वॉच रखना चाहिए. जो म्यांमार में हो रहा है उसके ऊपर भी क्लोजली वॉच रखना चाहिए. एंड सबसे लास्ट में यू कैन गिव अबाउट द रिसोर्सेज. जो भी इंटरनेशनल के कोई रिसोर्सेज है आपको वहाँ से आप लिख सकते हो. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन आपने सॉल्व किया होगा. कॉम्प्रिहेंशन के सैम्पल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्रैक CAPF, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए. या फिर आप अगर ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज़ में हमारे एडमिशन ले चुके हो तो आपका टेस्ट सीरीज़ का जो ग्रुप है उसमें आपको ये पूरे पेपर के सैम्पल आंसर्स मिल जाएंगे. हम लोग सैम्पल गुड आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे आपको. ठीक है. तो ये था पहला पेपर. ऐसे कंटिन्यूसली मैं सभी पेपर्स आपके अपलोड करते रहूँगा. 8 पेपर हो चुके हैं. अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो फुल सिलेबस टेस्ट अभी 15 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएंगे. और लास्ट के 10 फुल सिलेबस टेस्ट 25
मई से शुरू होने वाले। यू इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन देम। अनअकैडमी के ऊपर हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। पेपर 2 के लिए अभी नया एक कोर्स 21 अप्रैल को शुरू होने वाला है। इसका रिवीजन क्लासेस भी अनअकैडमी के ऊपर जून में भी शुरू हो जाएंगे। अनअकैडमी इज़ ऑनलाइन एंड वेरी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का प्रिपरेशन आपका CAPF कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन CDS कर रहे हो, AFCAT कर रहे हो, टेरिटोरियल आर्मी और IBAC आयोग के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10 ऑन एंटायर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, by using this referral code you will get 10% off on any Unacademy subscription, especially CAPF CDS AFCAT या ये IB एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो CDS AFCAT CAPF कैटेगरी में मेरे वाले कोर्सेज आप देख सकते हो। अनिकेत पाटिल सर के कोर्सेज देख सकते हो, नितिन राठौर सर के कोर्सेज भी आप इसमें देख सकते हो, और अभिजीत चौगले सर के कोर्सेज भी देख सकते हो। ये सभी पाथफाइंडर्स के एकेडमी के फैकल्टीज़ है जो अनअकैडमी के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सभी डिटेल्स है टेस्ट सीरीज़ के। आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसमें जो हम लोग ने दिए गए नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।